बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुसन्सर बलोच है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में एक अहम टॉपिक, एक अहम मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वो है शुगर क्या होता है और शुगर की अलामात क्या होती हैं और क्या शुगर को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी इसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। और आज की इस मेरी गुफ्तगू में मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर नैयर अब्बास। और डॉक्टर नैयर जो हैं ये कंसल्टेंट फिजिशियन हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में। और दूसरी तरफ मेरे मौजूद हैं मिस उरूज हुसैन, डाइटिशियन हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। और आगाज़ करते हैं डॉक्टर नैयर से। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि शुगर पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे व्यूअर्स को, शुगर क्या होता है। अच्छा, शुगर आम फहम अल्फाज में तो ग्लूकोज़ की मिकदार ब्लड में अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको शुगर कहते हैं। अब उसकी आगे इकसाम भी हैं, टाइप्स हैं कि शुगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ की मिकदार क्यों ज़्यादा हो रही है। हमारे जिस्म में एक हार्मोन है जिसको इंसुलिन कहते हैं, जिसका काम होता है ग्लूकोज़ की मिकदार को खून में कम करना। अब उसकी दो टाइप्स हैं, उनमें इंसुलिन का ही फ़र्क होता है। अब एक जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन या टीके लगाने पड़ते हैं, उससे कंट्रोल होती है, हम बाहर से इंसुलिन दे रहे होते हैं, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और एक वो होती है कि जिसमें बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन आगे काम नहीं कर रही होती, तो उसमें हम मोस्टली गोलियां या दवाइयां इस तरह से कंट्रोल करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मुख्तसर तौर पर इसकी क्या अलामात क्या होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसके अलावात में भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना या पेशाब का बार बार आना या वज़न की तब्दीलियाँ, ये बहुत कॉमन अलामात हैं जिनके साथ शुगर प्रेजेंट करती है। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा मिस रोज, आप क्या समझती हैं, क्या कहती हैं कि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट क्या वजूहात हैं या क्या ग़िज़ाई तब्दीलियाँ या क्या मतलब डाइटरी हैबिट्स जिसको कहते हैं या ग़िज़ा की जो आदत हैं, कौन सी ऐसी हैं या कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो शुगर या डायबिटीज़ की वजह बनती हैं, पहले मुझे वो बताइएगा। अच्छा, पहले तो ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से ठीक हो जाएगा। और अगर हमारी जो स्लीप अवेक साइकिल है हमारा डिस्टर्ब है, हम अच्छा फूड नहीं ले रहे, हमारा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, तो हमें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफ़र करना पड़ सकता है। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है कि हम जो प्रोसेस्ड चीज़ें जो हम ले रहे हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें आ जाती है वाइट शुगर, वाइट फ्लोर, इसमें आ जाती हैं हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जिसमें हमारी जितने भी ये केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ब्रेड है, इवन ये सारी जितनी भी हमारे पास इन शॉर्ट जो प्रोसेस्ड चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे हर किचन में आजकल मौजूद हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह बनती है हमारी शुगर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम आम तौर पर ये कहते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट जो मेरे पास भी क्लिनिक पे आ रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने चीनी खाना छोड़ दिया या मीठा खाना छोड़ दिया। तो मीठा खाना छोड़ दिया है लेकिन वो चावल, रोटी और इस तरह की जो जैसे भी आप बात कर रही थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो खा रहे होते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे कंक्लूड करेंगे कि कितना इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आमतौर पर जो ग़िज़ा का बड़ा पोर्शन है वो चावल और रोटी ही है। तो बताइएगा इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं क्या वो भी इसको कोई करता है रिलेट इससे। जी बिल्कुल, सबसे पहले नंबर पे तो चीज़ है कि ये पोर्शन कंट्रोल हमें लेना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल में खाना खाना, मॉडरेशन में खाना खाना सबके लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं, ओवरऑल हम सबकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक बात है वाइट शुगर की या वाइट राइस की या जितनी भी प्रोसेस चीज़ें हैं उन चीज़ों की, तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप वाइट शुगर को स्किप करके आप शक्कर या गुड़ की तरफ भी आ सकते हैं। इसी तरह से आप जो रिफ़ाइंड राइस हैं, पॉलिश राइस हैं, आप उनको ना लें। आप जो ब्राउन राइस हमारे पास आते हैं, जो अनपॉलिश्ड और रिफ़ाइंड राइस आते हैं, उनका इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस, जी ठीक है। और इसी तरह से जो भी और हम जो स्टोर से हम जो ऑयल या घी लेकर आते हैं, रिफ़ाइंड और प्रोसेस चीज़ें लेकर आते हैं, उनको स्विच करके हम देसी घी की तरफ आ सकते हैं, ऑलिव ऑयल की तरफ आ सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल की तरफ आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे और हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है।
अच्छा सर, आप बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसकी हम तशख़ीस कैसे करेंगे? ये अभी जैसे सरूज बात कर रही थी कि जो कंट्रीब्यूटिंग डाइट है उसके हवाले से या न्यूट्रिशन के हवाले से, आप एक तो ये बताइएगा कि तशख़ीस डायबिटीज़ की हम कैसे करें? तो आम तौर पर ना एक पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर गैर ज़रूरी टेस्ट करवा देते हैं, बार बार टेस्ट करवा देते हैं, पैसे ज़ाया करवाते हैं। आपके क्या कहना है इस बारे में? मुख्तसरन बताइएगा प्लीज़। अच्छा, ये जो मोस्टली लोग बात करते हैं ना कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा देते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए आपने लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट यूजुअली लेना होता है, क्योंकि क्योरेबल कम्प्लीटली है नहीं, इट्स कंट्रोलेबल डिजीज़। तो उसके लिए फिर वी हैव टू मेक श्योर कि किसी को डायबिटीज़ है भी या नहीं, क्योंकि शुगर वक्ती तौर पे ज़्यादा होने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जिसकी भी ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा है उसको शुगर ही हो। अच्छा, क्या ये सिर्फ अच्छा डायग्नोसिस बताइएगा प्लीज़ कि आप इसको कौन कौन से जो ज़रूरी टेस्ट हैं जो पेशेंट्स को एट द अर्लीस्ट करवाना चाहिए जब उनको ये डाउट गुजरे, या कौन सी ऐसी अलामात हैं कि पेशेंट का ख्याल इस तरफ एक आम बंदे को जो हेल्दी है जिसको शुगर नहीं है, जिस जो अलामात ऐसी कौन सी हैं कि वो नज़र आएँ या आना शुरू हों तो पेशेंट को उस तरफ जाना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ है? अलामात में तो वही है जो हमने डिस्कस कर लिया है, जो कॉमन मतलब जो चीज़ा एक दो इम्पोर्टेंट। जी उसमें यही है कि ज़्यादा प्यास लगना या भूख का ज़्यादा लगना या पेशाब का बार बार आना या फिर वज़न तो कौन से टेस्ट है जो ज़रूरी टेस्ट है वो? उसमें सबसे जो ज़रूरी टेस्ट होता है वो ये है कि आप निहार मुँह अपना शुगर का टेस्ट करवा दें, उसको हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं। अब इसमें एक दफ़ा अगर रीडिंग ज़्यादा आ जाए शुगर की तो वो भी डायग्नोस्टिक नहीं होता, उसके लिए आपको 2 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इवन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के भी 2 सेपरेट ओकेजन्स पे करवाने होते हैं। या फिर हम आप रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है कि जब आपने कुछ खाया हुआ है आप रैंडमली आए, ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है जितना कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। अच्छा, एक और बात आजकल जो अक्सर मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे होते हैं, रिवर्सल मुमकिन है, मतलब बिल्कुल इसका ठीक हो जाना, क्यूर हो जाना क्या मुमकिन है? साइंसी बुनियादों पे मुझे बताइएगा, लेटेस्ट स्टडीज़ और रिसर्च क्या कहती है? लेटेस्ट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग क्योंकि आपके अंदर जो मैकेनिज़्म है विच इज़ पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसमें वो सेल्स ही नहीं है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें ये है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन आगे सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, रिसेप्टर्स काम ही नहीं कर रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ें जो है ना एक्चुअली मोस्टली जेनेटिक होती हैं। जैसे टाइप 1 है वो तो ऑलमोस्ट ऑलवेज इज़ जेनेटिक, तो उसमें भी फिर जेनेटिक चीज़ें जो हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं, तो उसमें आप शुगर की मिकदार को कम कर सकते हैं, ब्लड ग्लूकोज की मिकदार। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 100% इसका क्योर नहीं होता? क्योर नहीं होता, कंट्रोल होता है। यस। अच्छा, इस मुझे बताइएगा कि आप क्या रिकमेंड करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करें? पहली बात, टू अवॉइड शुगर, टू अवॉइड डायबिटीज़, और दूसरी बात जो पेशेंट्स हैं जिनको डायग्नोज हो चुका हुआ है डायबिटीज़, उनको लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए कि वो शुगर को बेहतर कंट्रोल कर सकें? अच्छा, एक्चुअली ये है कि जिनको शुगर होनी होती है उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपकी फैमिली हिस्ट्री, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल में आपका नॉन मॉडिफाइबल में आपका फैमिली हिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया कि आपकी जीन में ही कोई ऐसी म्यूटेशन है, उसकी भी बहुत सारी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसमें आपकी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं या फिर इस तरह की चीज़ें जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, या आपकी एज है। तो जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उसमें आपका वेट है, आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, आपका स्मोकिंग है, इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज है, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, ज़्यादा सेडेंटरी। मतलब आपने अभी बात की एक्सरसाइज की, कितनी एक्सरसाइज, किस टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए? अच्छा, कितनी में ये है कि आप डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्सरसाइज करना है। एक होती है मॉडरेट एक्टिविटी, एक होती है स्ट्रेनुअस एक्टिविटी और एक होती है माइल्ड एक्टिविटी। अब माइल्ड तो यही है कि आप जैसे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अप हिल किसी स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं तो दैट वुड बी मॉडरेट एक्टिविटी। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो दैट वुड बी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी। अब मॉडरेट एक्टिविटी आप 75 to 150 मिनट्स आप एक्चुअली करेंगे, 150 मिनट्स पर वीक, तो दैट इज़ इनफ एक्टिविटी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या खाली मेडिसिन से
डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है? खाली मेडिसिन से डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है। ठीक है। आपको एक डाइटिशियन की अप्रोच चाहिए टू कंट्रोल डाइट। इसके अलावा आपको आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उसमें आपकी अपनी कोऑपरेशन चाहिए। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसमें मतलब ऐड करूँ कि हम बीइंग ईस्टर्न मेडिसिन फिजिशियन या Sure. कंसल्टेंट, तो हम मैं तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना क्लिनिक, मतलब डायग्नोज होते हैं, डायबिटीज़ होता है, तो मैं उनको यही कहता हूँ, शुरू से ही उनको ये कह देता हूँ कि आप अगर खाली मेडिसिन से इसको कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा, और उनको स्टेप्स बता देता हूँ कि आपने ये स्टेप्स करने हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी एक वीक में होनी चाहिए, कम से कम 150 मिनट्स की, और आपका जो स्लीप साइकिल है वो आपकी स्लीप पूरी हो, 7 से 8 घंटे की आप नींद पूरी लें, और रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, फिर इवनिंग वॉक करें, इस तरह से करके फिर साथ में डाइट भी जो मतलब हम एडवाइस कर सकते हैं वो भी उसको करता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके शुगर कंट्रोल की हो, और जिन्होंने खाली मेडिसिन से कंट्रोल की हो, और कोई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये दोनों अप्रोचेस के साथ इसको कंट्रोल किया। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स मैंने बिल्कुल देखे हैं। इनिशियली होता ही यही है कि जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो हम यूजुअली लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे हम पेशेंट को रखते हैं, एंड देन वी सी आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स के पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कुछ कंट्रोल हुए हैं या नहीं हुए, तो देन वी सी कि उसको मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स मैंने बिल्कुल देखे हैं कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं और इनका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहता है। ठीक है, शुक्रिया। आप बताइएगा मिस रोज, कैसे ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो खानी चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या ज़ियाबतीस के पेशेंट्स हैं, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको बिल्कुल ज़िंदगी से वो कहते हैं ना कि निकाल देना चाहिए, होनी नहीं चाहिए? बताइएगा प्लीज़। देखिए, जब हम ग़िज़ाओं की अगर बात करें तो हमें हर तरह का ही फूड हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें हम अगर हम पोर्शन वाइज अगर हम बात करें तो हमारी डाइट में कार्ब्स भी होने चाहिए, हमारी डाइट में प्रोटीन भी होने चाहिए, और इसको हमारी थोड़ा डाइट सा ना में आसान, फैट्स भी होने मैं चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा इसको आसान कर दें। लाइक अभी मैं एक बात कर रहा था, क्वेश्चन एक मेरे से एक पेशेंट ने किया, क्या मैं दूध के साथ रोटी खा सकता हूँ? तो इस तरह के सवाल आते हैं। अच्छा, मैं चीनी के बगैर चाय पी सकता हूँ? जी, जी। अच्छा, फिर मुझे एक पेशेंट ने इस तरह से भी क्वेश्चन किया कि क्या मैं नाश्ता जो करता हूँ उसमें चाय और उसके साथ 2-3 मैं केक खा लेता हूँ, तो क्या ये ठीक है, या आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि नाश्ता क्या करना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, और डिनर क्या होना चाहिए, अगर आपने शुगर को कंट्रोल करना है बेहतर तरीके से? जी, ठीक है। अच्छा, नाश्ते में मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ कि जी, किस जी। तरह का आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं जो कि ईज़ी टू मेक हो और हाँ, बजट फ्रेंडली हो। ऐसे ही है। आप नाश्ते में पोरिश ले सकते हैं, यानी कि दलिया। वो दलिया जौ का भी हो सकता है, ठीक है। और वो दलिया गंदम का भी हो सकता है, ठीक है। जी, जी। लेकिन अगर आपको पराठा खाना है नाश्ते में, या अगर आप रोटी खाना चाहते हैं नाश्ते में, जी, तो आप जी। बिल्कुल ले सकते हैं एक पोर्शन कंट्रोल में। अगर आप पराठा ले रहे हैं तो नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि आपने 6 इंचज़ की चपाती या 6 इंचज़ का पराठा खाना है। अगर ठीक आपको है। पराठा लेना है, आप मल्टी ग्रेन आटे का पराठा लें, ठीक है। बिल्कुल रिफाइंड आटा नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर आप देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई भी दूसरा प्रोसेस्ड घी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 2 चम्मच इस पे लगा रहे अगर हैं, देसी तो आप घी 1 भी ना, चम्मच अगर कोई बंदा देसी घी भी ना अफोर्ड करता हो, या जिस तरह से आजकल तो अवेलेबिलिटी के इश्यूज भी होते हैं, देसी घी इतना इजीली जी, जी, खालिस, उसका खालिस होना ही बड़ा मशकूक जी, होता है, तो क्या रिकमेंड करेंगे, रिप्लेसमेंट क्या देंगे उसका? देखिए, दूध तो हर किसी के घर में मौजूद होता है। हाँ, बिल्कुल। दूध को अच्छे से बॉईल करें, उसकी बलाई को स्टोर करते जाएं, और उस बलाई का मक्खन बनाएं। आपके पास एक तो होममेड मक्खन भी होगा, आप उसको अपनी रोटी पर यूज़ करें, सिंपल। आपके पास एक ठीक अच्छा है। हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल है पराठे का। इसी तरह से अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कुछ भी ना लगाएं, बस मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना लें 6 इंचेस, उसके साथ अच्छा, आप। मुझे ये बताइएगा कि ब्रेकफास्ट में बहुत सारे लोग बॉइल्ड एग ले लेते हैं, जी, अंडा जी। खा लेते हैं। जी, जी। पहले तो ये बताइए कि क्या अंडा खा सकते हैं, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब कंटिन्यूसली कितना अर्सा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद ये बताइएगा कि अंडे की जर्दी क्या वो इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? जी, बिल्कुल करनी चाहिए।
ठीक है। होल एग का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप वो बॉइल्ड फॉर्म में ले रहे हैं या चाहे आप वो फ्राइड फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं आप होल एग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी जर्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका वाइट पोर्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लंच में क्या होना चाहिए, लंच किस तरह का होना चाहिए? लंच अगेन वही बात कि पोर्शन कंट्रोल, आपकी एक जो मील प्लेट है बड़ा आपकी वो इस तरह से आसान होनी सा और चाहिए। सादा से अल्फाज में, बहुत बहुत आसान से अल्फाज में बताइए क्या होना चाहिए पोर्शन में। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन का सोर्स, मैं जी, थोड़ा जी। सा उसको आसान कर जी रहा हूँ। जी जैसे मैं बताता हूँ या मैं कहता हूँ कि आपने अगर प्रोटीन्स लेने हैं तो उसके लिए आप काले चने उबाल लें, जी जी उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें कोई जी, आपने मसाला ऐड करना है या बिल्कुल। कुछ सैलेड ऐड करना है वो कर लें। उसके साथ कभी आप थोड़ी मिकदार में बॉइल्ड वाइट जो बॉइल्ड राइस है सिर्फ वो लें, और बाज़ औक़ात आप उसके साथ अगर खाना है तो कुछ छोटी सी एक चपाती इस्तेमाल कर जी लें। जी। क्या रिकमेंड करती हैं आप बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, क्या रिकमेंड करती हैं? सिंपल एक रोटी, आपकी एक प्लेट में एक रोटी होनी चाहिए, ठीक थोड़ा है। सा पोर्शन सैलेड का होना चाहिए, 1 to है। 2 टेबल स्पून आपके योगर्ट दही के होने चाहिए, ठीक है। और ठीक इसमें है। आपका इसमें आपका डेयरी का भी पोर्शन आ गया, आपका कार्ब्स रोटी का भी पोर्शन आ गया, ठीक है। और उसके साथ आपने अपने प्रोटीन का पोर्शन ऐड करना है, उसमें आप मीट भी ले सकते हैं, रेड एक मीट भी ले एक सकते हैं। ठीक है। और आप अगर उसका अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जितनी भी हमारे दालें पास सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई या कोई उसमें है रिस्ट्रिक्शन, ये वाली दाल नहीं ये वाली दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ है ऐसा? नहीं, दालें आप हर तरह की इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एक अभी क्वेश्चन मेरे पास आया था, क्या बीफ खा सकते हैं या नहीं, और खा सकते हैं तो कितनी मिकदार में खा सकते हैं और किस तरह से उसको कंज्यूम किस तरह से करना चाहिए? जी, बीफ बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है। एक मॉडरेशन में रहते हुए, यानी कि आप अगर दिन में अगर 3 से 400 ग्राम भी अगर बीफ ले रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। ठीक अब है। जो आपका अगला सवाल है वो ये कि किस तरह से खा सकते हाँ। हैं। आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि उबला हुआ गोश्त, उसमें आप हल्का सा नमक डालें और वो आप गोश्त भी कंज्यूम कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्रिल्ड बीफ भी खा सकते हैं टिक्के की सूरत में, ठीक है, या आप वो जो टिक्का बोटी या किसी भी तरह से आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टेक्स की सूरत में भी ले सकते हैं। लेकिन हम तो एक वैसियती कौम में, बड़ी रोटी खाने वाली कौम है, हर बात पे हमारी खाने की बात होती है। जी जी और जब तक रोटी ना खाए हमें ये लगता है कि हमने खाना ही नहीं खाया, जी जी। तो वो क्या करें फिर? आप तो मतलब जितने बता रही हैं 300-400 ग्राम अगर कोई बीफ ले रहा है तो उसमें तो मेरे ख्याल में ये सफिशिएंट अमाउंट है, जी उसको तो और कुछ नहीं खाना चाहिए। जी। रोटी वाली जो हमारी अर्ज है उसको जी, कैसे जी। पूरा करें? तो आप बीफ की जो क्वांटिटी है, जो आप बीफ जो कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा कम कर लें और साथ आप एक नॉर्मल 6 इंचेस की चपाती ले लें, तो आपकी जो रोटी की जो अर्ज है वो भी पूरी हो जाएगी और मतलब आपका जो एक मील है वो एक भी पेट भी तो complete हो भरना है जाएगा। ना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, एक और चीज़ हमारे यहाँ पे होती है, चाय। जी हम चाय भी पीते हैं रोटी को नीचे करने के लिए, खाना जी। खाया चलो जी चाय पी लेते हैं, अब इसको जो है ना वो खाना नीचे हो जाएगा, क्या कहती हैं? इज़ इट सेफ, इज़ इट बेटर, इज़ इट वर्स, और मतलब क्या कहेंगे, कितना खतरनाक है, कितना सही है? देखिए, चाय खाने के फ़ौरन बाद तो हम कभी भी नहीं रिकमेंड करेंगे, हाँ। ठीक है, क्योंकि एक तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, ठीक दूसरा है। आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी स्लो कर देती है, आपकी डाइजेशन को ख़राब कर देती है। तो इसीलिए चाय तो आपको खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय एडिक्ट हैं और आप चाय पीना भी चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप दूध के बगैर वाली चाय का इस्तेमाल करें, यानी कि सिंपल कहवे का इस्तेमाल करें। और अगर है। दूध फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दूध इस्तेमाल करना ही करना है, मुझे दूध वाली चाय लेनी है, तो फिर दूध का इस्तेमाल कम से कम करना है। जो स्किम मिल्क हम कहते हैं, जिसके ऊपर से बिल्कुल बालाई रिमूव हुई होती है, बिल्कुल वो फैट फ्री मिल्क होता है, आप थोड़ा सा उसके अंदर मिल्क ऐड करके चाय आसान अल्फाज में ये कह के चाय नहीं पीनी चाहिए। कह सकते अगर हैं। कोई बंदा नहीं रह बहुत सकता तो वो अगर कोई क्या मजबूर है, जिसको चाय पीनी ही पीनी है, तो वो मतलब इस तरह चाय से चाय के साथ जिसने खाना नीचे करना है जी, वो जी, बहुत बिल्कुल। मजबूरी में जी, पीनी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और जी नाजरीन, हम इसको कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बस मेरी तरफ से कुछ टेक अवेज हैं शुगर वाले मरीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ों को मैंने देखा है कि पाँव पे इतने बड़े बड़े ज़ख़म लेके आते हैं, पहले उनको पता ही नहीं होता, और जब अस्पताल में आते हैं तो उनके पाँव पे इतने बड़े ज़ख़म होते हैं, फिर उनको काटना पड़ता है, पैर एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो अब उसके लिए एक चीज़ होती है जिसे सेल्फ इंस्पेक्शन कहते हैं। आप ठीक है। अपना मुआयना खुद करें, उसमें एटलीस्ट आप डेली नहीं तो एटलीस्ट वीकली अपने पैरों के नीचे देखें, फील करें, एक है। आईना ले लें, उससे देखें,
कि कोई पाँव के नीचे कुछ अल्सर या छाला वगैरह कुछ नहीं बना। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो मैंने कहा कि जाते जाते बता दी जाए नाज़रीन। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहूँगा, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। जी अक्सर देखा जाता है कि पाँव ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जी जी। मतलब वूंड जो बनते हैं या न्यूरोपैथी भी होती है, तो वो पाँव वाले जो पेरिफेरल पार्ट है उसमें ही ज़्यादा होती है। क्या बिल्कुल। वजह है? अच्छा, उसमें ये है कि इनिशियली ना, लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लॉजिक क्या है इसमें? वजह तो ठीक है, अंडरस्टूड है, आपकी लॉजिक क्या है इसमें कि व्हाई नॉट हाथ की उंगलियाँ, पैर की उंगलियाँ ही क्यों? बिल्कुल सही बात है। उसमें ये होता है कि आपकी क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा हैं, तो आपकी ब्लड की विस्कोसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो हार्ट पंप तो कर रहा है आपका ब्लड, लेकिन दूर तक जाने के लिए जो हार्ट से दूर हैं एरियाज, जैसे आपके पैर हैं या हाथ हैं, तो वहाँ तक ब्लड सही से पहुँच नहीं पाता, जिसको आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ की जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इक्वली मुतासिर होती हैं। अच्छा, तो इससे कैसे बचा जाए? अब इससे बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। ठीक है। जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होगा तो आपका ब्लड फ्लो ठीक हो जाएगा, आपको आर्टीरियल इनसफिशेंसी या जिसको कहते हैं कि खून की मिकदार कम पहुंचना आर्टरीज के ज़रिए, वो नहीं होगा। तो ये सारे ज़ख्म वगैरह भी हैं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया, और मेरे जो देखने वाले हैं, मेरे नाज़रीन हैं, उनको आपने शुगर के बारे में बहुत कुछ बताया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आज के सेशन, आज की बात का इख्तिताम करता चलूँ इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए, और उम्मीद करता हूँ कि शुगर होता क्या है, इसकी पहचान, मतलब इसकी अलामात और इसकी वजूहात क्या हैं, डाइट हमें किस तरह से रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस क्या हैं, और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे आज हमने बहुत एक सैर हासिल गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे सीखेंगे, और जिन लोगों को जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।